गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पॉलिटी सेक्शन से क्रॉस वोटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस। तो राज्यसभा के इलेक्शंस जो हैं अभी रिसेंटली हुए हैं, उसमें कि क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है एमएलएस के द्वारा। तो ये एक कंसर्न रेज करता है अबाउट इलेक्शन प्रोसेस की सैंक्टिटी। ठीक है, तो आपको पता है राज्यसभा के इलेक्शन जो है आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं, जिसमें कि सभी स्टेट असेंबलीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इनडायरेक्टली जो है राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें इस इलेक्शंस के बारे में, तो जून 1998 में राज्यसभा के जब इलेक्शंस महाराष्ट्र में हुए तो सबसे पहली बार क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। तो एमएलएस को क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो है अमेंडमेंट की गई साल 2003 में। और इसमें कहा गया इस अमेंडमेंट के थ्रू कि एमएलएस जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनको अपना बैलेट पेपर दिखाना होगा ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ देयर पार्टी को कि वो किसे वोट कर रहे हैं। तो मतलब सीक्रेट बैलेट नहीं है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट एमएलएस है उनको नहीं दिखाना होता है किसी को। याद रखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एमएलएज हैं उनको तो दिखाना होता है अपने अपनी पार्टी वालों को कि हाँ हम इन्हें वोट कर रहे हैं, ताकि क्रॉस वोटिंग को रोका जा सके। ऑफ कोर्स अगर वो दिखा देते हैं तो कुछ हो नहीं सकता, कोई एक्शन बाद में पार्टी अगर लेती है वो अलग बात है, लेकिन ना इसमें व्हिप जारी हो सकती है, ना ही कोई जो है उस टाइम पर उन्हें रोका जा सकता है वोट करने से। ठीक है, इंडिपेंडेंट एमएलएस के केस में क्या होता है कि वो तो अपना बैलेट नहीं दिखा सकते, उनकी काइंड ऑफ सीक्रेट बैलेट होता है। ठीक है, अगर वो दिखा देते हैं अपना बैलेट किसी को तो उनकी जो है वोट कैंसिल हो जाती है। तो 10th शेड्यूल के प्रोविजंस नहीं लगते क्या राज्यसभा इलेक्शंस में? तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया था 10th शेड्यूल का 1985 में, वो आपके राज्यसभा के इलेक्शंस में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है कोई विप भी इशू नहीं कर सकती इलेक्शंस के, राज्यसभा इलेक्शंस में, कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट किया जाए। ठीक है, तो जो एमएलएज होते हैं उन्हें अपनी ही कंसाइंस के हिसाब से वोट करना होता है। ओके, तो इसमें जो है कुछ जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की 10th शेड्यूल से भी रिलेटेड। तो जैसे कि कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि ओपन बैलेट जो है वो राज्यसभा इलेक्शंस में होना चाहिए, ताकि सीक्रेसी जो है वो करप्शन का सोर्स ना बने। मतलब अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो कौन सी पार्टी के कौन से एमएलए ने किसे वोट दे दिया तो वो नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, ऐसे ही रवि एस नायक एंड संजय बांडेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि जो है वॉलेंट्रली अगर मेंबरशिप गिव अप की जाती है 10th शेड्यूल के अंदर, उसको हम ये नहीं मान सकते कि अगर एक पर्सन जो है वो फॉर्मली रिज़ाइन कर रहा है उस पार्टी से जिसको वो बिलोंग करता है। ठीक है, तो मतलब 10th शेड्यूल के अंदर जो लिया गया एक्शन है वो वॉलंटरी रिज़ाइनिंग फ्रॉम द पार्टी से के जिस जैसा नहीं है। तो इसीलिए जो है वो अ, एक तरह से हम राज्यसभा के इलेक्शंस में हम 10th शेड्यूल नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अगर कोई अपनी कंसाइंस से दूसरी जगह वोट कर रहा है तो उसे ये माना जाएगा कि वो खुद रिज़ाइन कर रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, पार्टी से। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं, बट ये इसी की तरह ही एक सिनोनिमस है। तो वे फॉरवर्ड इससे डील करने का यही है कि कोर्ट्स को अपने स्टैंड्स को रिकन्सिडर करना चाहिए, क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए 10th शेड्यूल की डिस्क्वालिफिकेशन को भी ग्राउंड बनाना चाहिए। अदरवाइज़ तो जो है जब ये क्रॉस वोटिंग होगी तो इसमें करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो हर तरफ से होती है, तो इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइड्रोजन पावर्ड फेरी। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने वर्चुअली इंडिया के फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को जो है वो लॉन्च किया है। तो ये इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मीट करके बनाया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो है उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का है, जो कि चाहता है कि एक ग्रीन ट्रांजिशन हो जाए इनलैंड वेसल्स का। सभी स्टेट्स जो है वो एफर्ट्स लगाएंगी। इन जो है जनवरी 2024 में गाइडलाइंस निकाली गई कि सभी स्टेट्स अपना एफर्ट लगाएंगी ताकि ग्रीन फ्यूल्स जो है वो यूज़ किए जा सके इनलैंड वाटरवेज में फॉर 50% जो है पैसेंजर फ्लीट्स, और अगले 10 साल में। और हम इसको जो है 2045 तक 100% लेकर जाना चाहते हैं। मतलब जितने भी हम इनलैंड वेसल्स फिर यूज़ करेंगे 2045 में, वो सब ग्रीन फ्यूल्स बेस्ड होंगे।
ठीक है? क्योंकि मोटिव हमारा क्या है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, है ना? तो अगर हम देखें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, तो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो केमिकल एनर्जी जो है हाइड्रोजन की, उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। फ्यूल सेल्स जो है वो बैटरीज की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, या वो काम उसकी तरह करते हैं, लेकिन ये रन डाउन नहीं होते और इनको रिचार्जिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते रहते हैं, हीट प्रोड्यूस करते रहते हैं एज लॉन्ग एज इनको फ्यूल मिलता रहे। ठीक है? तो लेकिन लिमिटेशंस भी हैं इनकी कुछ, जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो बहुत एक्सपेंसिव हैं अभी करंटली। दूसरा, इंडिया के पास अभी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इनको कमर्शियलाइज़ किया जा सके। टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं क्योंकि अभी तो ये टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोई अभी एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क भी नहीं बनाया है इससे रिलेटेड। लेकिन यस, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है, जिसमें हाइड्रोजन और फ्यूल सेल इंडस्ट्री को जो है वो ग्रो करने का विजन है एक। तो अगर हम इस फेरी के बारे में देखें जो लॉन्च की है पीएम मोदी ने, ये 24 मीटर लॉन्ग है फेरी, जिसमें 50 लोग आ सकते हैं, एयर कंडीशन पैसेंजर एरिया भी है ऑफ कोर्स। और ये कन्वेंशनल बैटरी को नहीं यूज़ करती है ऑफ कोर्स, और ये हाइड्रोजन फ्यूल पर चलती है। 50 किलोवाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज के साथ। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड हैं, तो इसलिए ज़ीरो एमिशन, ज़ीरो नॉइस और बहुत एनर्जी एफिशिएंट भी हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, जो कि 85 फुट टावर जंतर मंतर उज्जैन में माउंट की गई है, उसे लॉन्च किया है। तो ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक है क्या, वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक है जिसे डिज़ाइन किया गया जिसे डिज़ाइन किया गया जिसमें टाइम डिस्प्ले होता है अकॉर्डिंग टू इंडिया के ट्रेडिशनल पंचांग, जो टाइम कैलकुलेशन सिस्टम है। तो इसमें प्लानिटरी पोजीशंस, मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस और प्रिडिक्शंस सभी प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इंडिकेट करता है, और जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी इंडिकेट करेगा, ग्रीनविच मीन टाइम को भी इंडिकेट करेगा। ठीक है? ये क्लॉक जो है टाइम को कैलकुलेट करेगी फ्रॉम वन सनराइज टू अनदर, और इसको लखनऊ बेस्ड संस्था आरोहन ने बनाया है। तो उज्जैन को ही चूज़ क्यों किया गया? क्योंकि उज्जैन का जो हेरिटेज है टाइम कीपिंग में, वो कई सेंचुरीज पुराना है। उज्जैन जो है वो ऐसे पॉइंट पर जो है वो लोकेटेड है जहाँ पर ज़ीरो मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिलते थे हिस्टोरिकली, है ना? तो उज्जैन ही जो है वहीं से विक्रमी पंचांग और विक्रमी संवत कैलेंडर्स को भी लॉन्च किया जाता है। ठीक है? जो कि हमारे को इंडियन पंचांग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करते हुए इंडियन नेवी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक सस्पिशियस वेसल जो कि 3300 किलो जो है ड्रग्स लेकर जा रहा था, उसे पकड़ लिया है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है क्या, 1986 में इसको क्रिएट किया गया, और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है। तो ये एनसीबी जो है ये आइडेंटिफाई करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, प्रोसिक्यूट करती है ड्रग ट्रेड ऑफेंडर्स को, ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें रिड्यूस करने के लिए डिमांड और सप्लाई ऑफ ड्रग्स के। तो ये कोऑर्डिनेट करती है वेरियस ऑफिसेस के साथ इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स, और इम्प्लीमेंटेशन करती है ऑब्लिगेशन की, जो भी काउंटर मेजर्स चाहिए होते हैं इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स के अगेंस्ट। फॉरेन कंट्रीज़ को अथॉरिटीज़ को भी असिस्ट करती है। और एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, एक एनफोर्समेंट एजेंसी भी है, जो कि कस्टम, स्टेट पुलिस और अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलकर काम करती है। अवेयरनेस इंप्रूव करना, एजुकेट करना पब्लिक को, ये सब इसके भी काम है। ठीक है? एनसीबी जो है एक्सपर्ट एडवाइस देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को नारकोटिक्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस और रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। ये डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करती है। ठीक है? तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डूम्सडे ग्लेशियर। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यू डिटेल्स आ रही हैं अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर के बारे में, साइंटिस्ट ने बताया है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है वो आइस को लूज़ कर रहा है सिंस 1940s। तो डूम्सडे ग्लेशियर, जिसको हम थ्वाइट्स ग्लेशियर भी कहते हैं, ये रिमोट एमंडसन सी जो है वेस्ट अंटार्कटिका में, वहाँ पर लोकेटेड है। लगभग फ्लोरिडा जितने साइज़ का है ये, या फिर ब्रिटेन जितने साइज़ का है। और
इसलिए इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसकी साइंटिफिक स्टडी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज को। बहुत तेज़ी से ये एनॉर्मस अमाउंट ऑफ आइस को हर साल लूज़ कर रहा है, और कहा जा रहा है कि जिस दिन ये एंटायरली मेल्ट हो गया तो वर्ल्ड के ओशंस का जो है का लेवल 65 सेंटीमीटर या फिर 2 फीट बढ़ जाएगा। तो मतलब कई जो है वो कंट्रीज सबमर्ज भी हो सकती हैं उसकी वजह से। और ये एक बफर की तरह काम कर रहा है अभी, नेबरिंग ग्लेशियर्स को रोक कर रख रहा है। जिस दिन ये अगर पिघल गया तो बाकी के जो है ग्लेशियर्स भी जो है वो आगे आ जाएंगे, सी लेवल राइज उसकी वजह से बढ़ जाएगा। ठीक है, कंसर्न यही है ऑफ कोर्स कि अभी ये बिलो सी लेवल्स जो है वो सिट कर रहा है, और ये अगर पिघल गया तो हमारे जो है क्लाइमेट के लिए या फिर इवन सी लेवल के लिए जो है दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वी शोरार्ड्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली 2 फ्लाइट टेस्ट जो है कंडक्ट किए हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के बारे में। ठीक है, तो ये वी शोरार्ड्स क्या होते हैं? ये बेसिकली 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि डिज़ाइन किया गया है लो ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट्स को शॉर्ट डिस्टेंसेस पे काउंटर करने के लिए। तो इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है इंडिजिनसली डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद द्वारा। तो ये डिज़ाइन किया गया है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए। इसकी रेंज अप टू 6 किलोमीटर तक है, और इसमें डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा ये प्रोपेल्ड है। तो इसको डिज़ाइन किया गया है डीआरडीओ द्वारा ताकि ये पोर्टेबल रहे और इसकी क्विकली डिप्लॉयमेंट की जा सके इवन डिफ़िकल्ट टेरेन में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जूस जैकिंग। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक कॉशनरी मैसेज दिया है मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को जूस जैकिंग के बारे में। तो जूस जैकिंग क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ साइबर अटैक जिसमें कि एक पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट को टेम्पर किया जाता है जानबूझकर उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को, ताकि उससे डेटा को स्टील किया जा सके। ठीक है, तो पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, एड्रेसेस या अदर सेंसिटिव डेटा जो है वो टारगेटेड डिवाइसेस में जो स्टोर है उसको निकाला जा सकता है। तो ऑफ कोर्स कैसे प्रिवेंट करें आप इस अटैक्स को? तो कहीं पर भी अपना मोबाइल आप ऐसे ही चार्ज पे जो लगा देते हो किसी भी पब्लिक यूएसबी पोर्ट में, एयरपोर्ट्स पे या कहीं भी रेलवे स्टेशंस पर, तो आपका फ़ोन जो है वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है जूस जैकिंग के लिए। ठीक है, और बचने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स को जो है डिवाइस पर इंस्टॉल करो, और हर जगह फ़ोन को मत ऐसे चार्ज पे लगाओ, और अगर लगाना है तो अपने पर्सनल मोबाइल चार्जर से ही जो है सिर्फ उसको चार्जिंग करो। ठीक है, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is cross voting in Rajya Sabha elections. This topic is important for your polity section. So Rajya Sabha elections in the states of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Karnataka have witnessed cross voting by MLAs who belong to different parties. So this has once again raised concerns about the sanctity of the election process. So there are constitutional provisions for the same. For example, Article 80 of the Constitution says that representatives of each state to the Rajya Sabha are elected indirectly by the elected members of the Legislative Assembly, and there are certain legal provisions attached to those elections also. So, as we saw, Rajya Sabha elections in Maharashtra witnessed cross voting in 1998 for the first time. So, to deal with this situation, an amendment to Representation of People Act was carried out in 2003. So now, from now on, from then, actually, MLAs of political parties, they are required to show their ballot paper to the authorized agent of their party, so that the party may know whom is being voted by this particular member of their party. But in case of independent MLAs, they cannot show their ballots to anyone, which means they have secret ballot as their duty, not just right. Okay, so the 10th schedule provisions do not apply to the Rajya Sabha elections. Okay, so the provisions are not applicable, of course, to Rajya Sabha election, and even the political parties cannot issue any whip to its members for Rajya Sabha elections. So there are certain Supreme Court cases regarding the same also. In Kuldeep Nair versus Union of India case, the system of open ballot for Rajya Sabha elections was upheld, and it was said that if secrecy becomes a source for corruption, then transparency has to be brought in to remove it. Okay, in Ravi Nayak and
Sanjay Bandekar case versus Union of India case, the Supreme Court held that voluntary giving up membership under 10th schedule is not same as that of any person formally resigning from the party. So we cannot see that in case of Rajya Sabha elections where the person is voting according to his or her conscience, even if he is associated with one political party, we cannot say that he is giving up the membership under the 10th schedule. So that's why 10th schedule uh, provisions cannot apply in Rajya Sabha elections. But of course, seeing the kind of horse trading and malpractices that are happening during Rajya Sabha elections since the past 2 decades, it is important that courts must reconsider their stance on whether cross voting in such elections can be a valid ground for disqualification under the 10th schedule. So the next topic is hydrogen powered ferry. This topic is important for your science and tech section and also your environment section. So PM Modi has recently virtually launched India's first indigenously developed hydrogen fuel cell ferry. So PM Modi launched this fuel ferry, cell ferry, and Ministry of Ports has met 75% of the project cost of it. And this vessel has been manufactured by Cochin Shipyard Limited. Okay, so the name of this boat is Harit Nauka, or the initiative under which this hydrogen powered ferry is being launched is Harit Nauka Green Boat Initiative. So this is the initiative of Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and it envisages a green transition of inland vessels. As per the guidelines, all states have to make efforts to use green fuels for 50% of inland waterways based passenger fleets in the next 1 decade, and to take this level to 100% by 2045, because we want to reduce greenhouse gas emissions. So what are the hydrogen fuel cells? So a hydrogen fuel cell uses the chemical energy of hydrogen to produce electricity, and fuel cells work like batteries, but they do not run down or need recharging. They produce electricity and heat as long as fuel is being supplied to them. But there are certain limitations, especially in India. For example, fuel cell systems are still relatively expensive compared to traditional energy sources. India also currently lacks the infrastructure needed to commercialize this system. And there are also certain technical challenges because this technology is still in its early stages of development. Indian government is yet to put in place a comprehensive policy framework to support the development and adoption of fuel cell technology. So, as per the National Green Hydrogen Policy, the government has developed a vision for the growth of hydrogen and fuel cell industry in India. Okay, so what are the features of this ferry? So it's a 24-meter long, and it can carry 50 people in its air-conditioned passenger area. So hydrogen fuel cell vessels do not use conventional batteries as the primary storage house of electrical energy. These vessels run on hydrogen fuel, which is stored in cylinders, and this vessel uses a 50 kilowatt proton exchange membrane fuel cell with lithium iron phosphate batteries, because this is hydrogen fuel cell powered vessel. That's why it has zero emission, zero noise, and it is energy efficient. So the next topic is Vikramaditya Vedic clock. This topic is important for your art and culture section. So PM Modi has recently launched or inaugurated the Vikramaditya Vedic clock, which is mounted on an 85-foot tower within Jantar Mantar in Ujjain. So it is the world's first Vedic clock, which is designed to display time according to the ancient Indian uh, traditional Panchang or time calculation system. So it also provides information on planetary positions, Muhurat, astrological calculations and predictions. In addition to this, it also indicates IST and GMT. This clock will calculate time from one sunrise to another, and it has been developed by Lucknow based Sanstha Arohan. So, why Ujjain has been chosen? Because historically, Ujjain has rich heritage in timekeeping, which dates back to centuries. Ujjain is also located at the precise point of interaction with zero meridian and Tropic of Cancer. And the Vikrami Panchang and Vikram Sambat calendars are also released from Ujjain each year. Okay, so the next topic is Narcotics Control Bureau. This topic is important for your governance section. So in a coordinated operation at sea, Indian Navy and the Narcotics Control Bureau have recently apprehended a suspicious vessel which was carrying almost 3,300 kgs of contraband. So Narcotics Control Bureau, which was created in 1986 under the
NDPS Act of 1985. So NCB works to identify, investigate, and prosecute drug trade offenders and implement preventive measures to reduce the demand and supply of drugs. So uh, NCB has been coordinating with various offices, including state governments, implementing the obligation in respect of countermeasures against illicit traffic of drugs under various international conventions and protocols. It is also providing assistance to other authorities in foreign countries, and it is the apex coordinating agency, and it also functions as an enforcement agency through its zones and subzones. It works in close cooperation with customs, state police, and other law enforcement agencies, and it also improves awareness and educate the public on the danger of drugs and drug abuse. So it also provides expert advice to the central government on narcotics, psychotropic substances, and related matters. It reports directly to the Ministry of Home Affairs. So the next topic is Doomsday Glacier. This topic is important for your environment section. So unveiling new details about Antarctica's Doomsday Glacier, scientists have revealed that Thwaites Glacier has been losing ice since 1940s. So Thwaites Glacier is also known as the Doomsday Glacier, and it is located in the remote Amundsen Sea in West Antarctica. It is a wide and fast-flowing glacier, roughly the size of Florida or Great Britain, and it has been a significant focus of scientific study due to its sensitivity to climate change. So satellite measurements have shown that this glacier is losing an enormous amount of ice each year, and this could raise the world's oceans by about 65 centimeters or 2 feet. It also acts as a buffer, and much of the Thwaites Glacier sits on land which is below sea level and in a configuration known as marine based configuration. Okay. So the next topic is VSHORADS. This topic is important for your security section. So DRDO has successfully conducted 2 flight tests of very short range air defense system missile. So VSHORADS is a 4th generation man portable air defense system which is specially designed to counter low altitude aerial threats over short distances. It has been designed and developed indigenously by DRDO's research center Imarat, Hyderabad, and it is designed to provide a short range air defense capabilities to protect ground forces and critical assets from aerial threats. It has a range of up to 6 km. It is propelled by a dual thrust solid motor. So the missile and its launcher were designed by DRDO to be portable, and it enables their quick deployment over difficult terrain. So the next topic is juice jacking. This topic is again important for your security section. So recently RBI has issued a cautionary message to mobile phone users about juice jacking. Juice jacking is basically a form of cyber attack in which a public USB charging port is tampered with and infected using hardware and software changes so as to steal your data or install malware on devices connected to it. So this attack is used by hackers to steal passwords, credit card information, addresses, and other sensitive data stored on the targeted device. So, how to prevent such attacks? First of all, you should stop using your mobile phone or charging your mobile phone anywhere, like in public ports, at airports or railway stations or any public place. If you want to do that, please use your own personal chargers and avoid connecting your devices to any public USB ports. Okay, so and what else you can do? Of course, you have to update your devices to latest security updates so that at least some form of mitigation with respect to the cyber attacks can be ensured. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.